दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना में गड़बड़ी उजागर होने के बाद पटना प्रमंडल के 158 मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई होगी। यह सबसे अधिक रोहतास के 97 मुखिया दोषी पाए गए हैं। यह नल जल योजना की जांच कराई गई तो फिर इसका खुलासा हुआ है। मामले में 78 पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 35 अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह पटना प्रमंडल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गड़बड़ी करने वाले पटना जिले के 25, नालंदा जिले के 19, भोजपुर जिले के 8, बक्सर जिले के 9 तथा रोहतास जिले के 97 मुखिया शामिल है। साथ ही पटना जिले के 29, नालंदा जिले के 9, भोजपुर जिले के 4, बक्सर जिले के 17 तथा रोहतास जिले के 19 पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। जी आपको बता दें कि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब प्रशासन पंचायत प्रतिनिधियों से 337 लाख की वसूली करेगा। यह राशि नल जल योजना के लिए थी, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने पैसे का दुरुपयोग किया। जहां कई जगह पर काम अधूरा है और पैसे की निकासी कर ली गई है। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला किया है। जी हां, पाकिस्तान को 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ डोज गावी समझौता के तहत मिलेगी। यह पड़ोसी देश पाकिस्तान को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड दी जाएगी। आपको साथ में यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक 4 टीके सिनोफार्म चीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन, स्पुतनिक वी रूस और कैंसिनो बायो चीन का पंजीकरण किया है। यह पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में नरमी देखी गई है। भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को घोषणा की थी कि वे जम्मू कश्मीर एवं अन्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के सभी समझौते का सख्ती से पालन करने पर सहमत हैं। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में बताया कि पटना हाई कोर्ट द्वारा 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। जहां कोर्ट ने सरकार को जल्द प्रकाशन की अनुमति दे दी है। जहां रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद प्रति विद्यालय अलग अलग विषय के 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। इससे बिहार के सरकारी हाई स्कूल और प्लस 2 में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एसटीईटी परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट द्वारा रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों अगर आपके राशन कार्ड में बेटी का नाम दर्ज है तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। शादी के बाद बेटी की ससुराल के लिए विदाई हो गई तो यहां के राशन कार्ड से शादीशुदा बेटियों का नाम कट जाएगा। यह पूर्ति विभाग का कहना है कि शादी के बाद जब बेटी मायके में नहीं रहती है तो फिर इसका नाम यहां के राशन कार्ड के यूनिट से काटा जाएगा, जिससे यूनिट कम हो जाएगा और फिर दूसरे लोगों का कार्ड बनाया जाएगा। क्योंकि शादी के बाद ससुराल के लोग कार्ड में नाम बढ़वाने को आवेदन करते हैं। ऐसे में 2 जगह नाम हो इसलिए नाम काटा जाएगा। उसी का नाम हटाया जाएगा जिनकी शादी हो गई है और वह ससुराल चली गई है। जी हां, इससे यूनिट कम होगी तो फिर इसकी जगह पर नए लोगों को मौका मिलेगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने मल्ला समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को ठुकरा दिया है। इससे इस समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग मायूस हैं। मल्ला समाज के नेता और मंत्री मदन सहनी का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार हमें एससी में शामिल कर लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। समाज कल्याण मंत्री सहनी ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा था कि केंद्र सरकार इस बात को जरूर मानेगी। इसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एथनोग्राफी रिपोर्ट के साथ अनुशंसा भेजी थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि इस समाज की 1.5 करोड़ की आबादी है। इनकी राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति बेहद दयनीय है। मंत्री ने कहा है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारे समाज से कोई भी आईएएस नहीं बना है। गिने चुने लोग ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए हैं। राजनीति में भी हम बहुत पीछे हैं। केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है। हमें भरोसा था कि इस बार हमें एससी में शामिल किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका।
दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कराने के बाद असदुद्दीन ओवैसी खासे उत्साहित हैं। जी हां, बंगाल में तैयारियां कर चुके हैं। वैसे तो नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही ये सवाल तैरने लगे हैं कि इसका यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जी हां, क्या बंगाल चुनाव के नतीजे यूपी में मुस्लिम राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। दरअसल यूपी में मुस्लिम राजनीति की बात करते ही इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी का नाम अपने आप लोगों की जबान पर आ रहा है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। यदि बंगाल के चुनाव में भी उन्हें कुछ सीटें मिल जाती है तो फिर दमदारी से ये बात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने में उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। इसी दम पर यूपी में भी अपने झंडे तले मुस्लिम समाज को गोल बंद करने का उनका दावा और फिर मजबूत हो जाएगा। इससे कोई दो राय नहीं है कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक बड़ा फैक्टर रहेगी। इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुलेमान कहते हैं कि ओवैसी की सभाओं में सुनने वाले दीवानों की जो भीड़ हो रही है वैसे फिलहाल किसी लीडर की जनसभा में या फिर मजलिस में देखने को नहीं मिल रही है। जी हां, सोशल मीडिया पर उनके भाषण खूब सुने जा रहे हैं। लोकप्रियता तो बढ़ती ही जा रही है, खासकर यूथ में। दोस्तों कहते हैं ना कि जागो रखे साइया मार सके ना कोई। जी हां, ये कहावत बिहार के भागलपुर स्थित पीर पैती स्टेशन पर चरितार्थ होती दिखी। जी हां, एक युवक ने दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। जी हां, हालांकि वह बाल बाल बच भी गया। युवक पीर पैती स्टेशन पर पहुंचा और मेन रेलवे ट्रैक लाइन से साहेबगंज से भागलपुर की ओर जा रही मालगाड़ी जैसे ही पीर पैती स्टेशन से पास कर रही थी उस युवक के सामने आ गया। जी हां, मालगाड़ी को देखकर वह युवक पटरी के बीचों बीच सो गया। जी हां, इस दौरान पीर पैती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की काफी होर मच गई, भीड़ हो गई। जी हां, आसपास के लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। जी हां, युवक को मालगाड़ी नीचे देखकर लोग दहशत में आ गए। जी हां, सभी की आंखें युवक पर टिकी थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हां, मालगाड़ी लंबी होने की वजह से काफी देर तक युवक पटरी के बीच में सोया रहा। जी हां, मालगाड़ी के गुजरते ही वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने भी लगा। जैसे ही मालगाड़ी पास कर गई युवक उठकर झट से ट्रैक पर खड़ा होकर हंसने लगा। जी हां, इस घटना का वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल कर दिया। यह युवक लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है। यह लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जी हां, अब इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दोस्तों बिहार के एक मंत्री के घर से शराब मिलने को लेकर नीतीश सरकार फिर से घिर गई है। जी हां, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रिंस यादव ने मामले में नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। जी हां, उन्हें पूछा है कि बिहार में एक मंत्री के घर से शराब उपलब्ध हो रही है, सरकार इस पर अपना जवाब दे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय के घर से शराब बरामद किया गया था। जी हां, जिस पर अब कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों भोजपुरी और मैथिली में अश्लील गाना गाने वाले एक सिंगर को लोगों ने आधा सिर मुड़वाकर पूरे शहर में घुमाया। इस भोजपुरी गायक का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी और मैथिली गानों में अश्लीलता परोसने से नाराज लोगों ने ऐसा किया है। यह घटना बिहार के मधेपुरा जिले की है, जहां पुरैनी थाना क्षेत्र के भटोनी गांव में भोजपुरी और मैथिली में अश्लीलता गाने गाने वाले एक सिंगर को लोगों ने आधा सिर मुड़वाकर पूरे शहर में घुमाया। जिस सिंगर को लोगों ने सिर मुड़वाकर पूरे शहर में घुमाया है उसका नाम पिंटू दीवाना बताया जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। कल नंदीग्राम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के वक्त चंडी पाठ करके बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के असर को काटने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं, उन्हें हिंदू होना ना सिखाया जाए। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं उन्हें साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू परिवार से ही आई लड़की हूं। जी हां, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। ममता बनर्जी से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनका यह पहला औपचारिक दौरा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा है कि हर दिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो फिर चंडी पाठ पढ़ती हूं। उनसे कहा कि हिंदू धर्म पर मुझसे प्रतिस्पर्धा करे। जब से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बीजेपी तब से उन्हें बाहरी बता रही है। इस मामले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वे बंगाल में पैदा हुई है तो फिर वो बाहरी कैसे हो सकती है। बाहरी तो वे लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। जी खुद पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाने वालों को भी उन्होंने जवाब दिया है। जी ममता बनर्जी ने कहा है कि वे एक ब्राह्मण हिंदू है जो हिंदू रस्मों के बारे में भगवा पार्टी के नेताओं से कहीं भी ज्यादा जानती है। उन्होंने यहां तक चुनौती दे डाली कि अगर किसी को उनके धर्म के बारे में शक है तो वे उनसे बहस करने के लिए भी तैयार है।
दोस्तों 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी 2 मई तक आ जाएंगे और मई के पहले सप्ताह में ही इन राज्यों में सरकारें बन जाने की संभावना है। जी दिलचस्प बात यह है कि अब चाहे देश का आम चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव, उसमें एक विषय अस्थायी रहता है कि इन चुनाव में मुस्लिम मतदाता का रुझान क्या होगा। जी और यदि किसी राज्य में मुस्लिम मतदाता की तादाद 25% या फिर उससे ज्यादा हो, तब तो उस पर बात करना और भी लाजमी हो जाती है। अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उनमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा असम में करीब 34%, पश्चिम बंगाल में लगभग 30%, केरल में करीब 27%, जबकि तमिलनाडु में करीब 6% और पुडुचेरी में करीब 5% है। इसलिए आबादी और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से असम, पश्चिम बंगाल और केरल काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन राज्यों में कई मुस्लिम राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं और बीजेपी के अलावा लगभग हर दल की मंशा ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रहती है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो साल 1977 से लेकर साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का कब्जा था और इस वोट बैंक के जरिए वे उनसे 29 सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज किया। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने 2011 में इस वोट बैंक में सेंध लगा दी। इसी वोट बैंक के जरिए वे पहले 2011 और फिर 2016 में सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीत हासिल की। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 59 मुस्लिम विधायक चुने गए। इनमें से अकेले टीएमसी के 32 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 18 सीटों पर कांग्रेस और 9 सीटों पर वाम मोर्चा के मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की 100 में से 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं और राज्य के 3 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर सहित 46 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की आबादी लगभग 50% या फिर उससे ज्यादा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी को चौतरफा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी कि एआईएमआईएम और फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाकर और कांग्रेस वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करके ममता को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या रहता है। जी क्या इस बार मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी से छिटक कर कांग्रेस वाम मोर्चा के साथ जाता है या फिर ओबीसी की एआईएमआईएम के साथ जाता है। 5 माह पहले एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल के इलाके में अपनी जोरदार एंट्री की थी और राजद कांग्रेस वाम मोर्चा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी होती है तो फिर उसमें मुस्लिम मतदाताओं का अहम रोल होगा। दोस्तों 1 अप्रैल से रेलवे के सभी हेल्पलाइन नंबर बंद हो जाएंगे। जी हां, भारतीय रेल आम जनता की लाइफलाइन है। जी हां, रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। जी हां, इसी कोशिश में एक कदम आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था को खत्म करते हुए इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हां, 1 अप्रैल से रेलवे सारे हेल्पलाइन नंबर बंद करके देगा और फिर सिर्फ 139 हेल्पलाइन नंबर सारे काम करेगा। भारतीय रेल के तमाम हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे। जहां उनकी जगह सिंगल हेल्पलाइन नंबर 139 की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि 139। इसका मतलब यह है कि इंडियन रेलवे से सफर करने के दौरान किसी भी तरीके की सहायता, पूछताछ और शिकायत के लिए अलग अलग नंबर इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे के सभी हेल्पलाइन नंबर को एक साथ मिलाकर एक नंबर कर दिया गया है, जैसे कि आपको बताया गया। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। जी हां, बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर है। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने भी कमर कस ली है। जी हां, उनका कहना है कि सरकार इस वक्त चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बिजी है, ऐसे में वह भी पश्चिम बंगाल ही पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं और 1-2 महीने में दिल्ली आ जाएंगे। सरकार जब कलकत्ते जा रहे हैं तो फिर हम भी कलकत्ता जाएंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल जाएंगे, वही मुलाकात होगी सरकार से। 13 तारीख को वही मिलेंगे सरकार से। हम तो वहां जाकर किसानों से बात करेंगे कि किसानों को वहां किस तरीके की परेशानियां हैं, एमएसपी में उनकी खरीद हो रही या फिर नहीं। राकेश टिकैत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसान को जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसान जाति और धर्म में नहीं बटेगा। अनाज, खाद्य, कृषि उत्पादन से संबंधित रखने वाले हर उस शख्स का जाति धर्म केवल किसान कौम है। किसान लीडर राकेश
टिकैत अगले ट्वीट में बोला है कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वहां किसानों, मजदूरों और युवाओं से मिलूंगा, तीनों काले कानून और एमएसपी पर किसानों से बात करूंगा। सरकार ने किसान की पगड़ी उछालने का काम किया है। दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं तो फिर आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने असिस्टेंट या फिर क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हां, बैंक कुल 200 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया आज से यानी कि 10 मार्च से 2021 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.bscb.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हां, उम्मीदवार ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 26 मार्च 2021 है। दोस्तों, वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही बिहार को दूसरे चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी। जी हां, आपको बता दूं कि अब तक बिहार में मात्र एक ही चिड़ियाघर बना है जो कि राजधानी पटना में है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में बने संजय गांधी जैविक उद्यान में रोज ही हजारों दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। जी हां, जिस वजह से पटना का चिड़ियाघर हमेशा से ही लोगों से गुलजार रहता है। जी हां, एकमात्र जैविक उद्यान होना भी बड़ी वजह है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी काम से पटना का रुख करते हैं वे कम से कम एक बार यहां जरूर आते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा में पेश वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 737 करोड़ रुपए के बजटीय मांग पर चर्चा की गई थी। जी हां, सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राजधानी पटना के बाद अररिया जिले के रानीगंज में प्रदेश का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। यह चिड़ियाघर 89 एकड़ भूमि पर फैला होगा। जी हां, इसके साथ ही मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जल्द ही राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करेंगे। जी हां, प्रदेश के कुछ स्थानों में बंदरों की बढ़ती संख्या को भी देखते हुए रानीगंज में ही 10 एकड़ भूमि में बंदर घर का निर्माण किया जाएगा। जी हां, अररिया में चिड़ियाघर का निर्माण होने से सीमांचल के लोगों को सुविधा हो जाएगी। आसपास के जिलों के लिए यह मनोरंजन का अच्छे केंद्र के तौर पर विकसित होगा। जी हां, स्कूली बच्चे भी यहां पिकनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में आएंगे, जिससे उन्हें ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलेगी। दोस्तों, किसान आंदोलन से चर्चा में है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत बिहार आएंगे। जी बताया जा रहा है कि आगामी 25 मार्च को बिहार आएंगे। यहां वे रोहतास में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे। जी इस महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के साथ बलवीर सिंह राजेवाल और दर्शनपाल सिंह समेत कई किसान नेता हिस्सा लेंगे। जी ये बातें भारतीय किसान संगठन समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर सरकार ने कही है। जी उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान संगठन समिति के बैठक में तीनों कृषि कानूनों के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर चर्चा की गई है। बैठक में किसान महापंचायत लगाने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में पहला किसान महापंचायत 25 मार्च को रोहतास में होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में है, जिन्हें देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल वे देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे हैं। जी पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, बिहार में प्याज का कोई भी खुदरा और थोक व्यापारी अब सरकार की तरफ से निर्धारित अवधि और मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा। जी हां, प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खाद्य विभाग ने बिहार व्यापारिक वस्तु की अनिवार्य सूची में प्याज को जोड़ दिया है। जी खाद्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जी इसके जरिए वह प्याज व्यापारियों पर निगरानी कर सकेगा। खासतौर पर इसके जरिए विभाग राज्य कालाबाजारी को नियंत्रित करेगा। इससे प्याज के मूल्य को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह नियम किसानों पर लागू नहीं होगा। इसके मुताबिक प्याज की खरीद, बिक्री, वितरण और भंडारण को जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार नियंत्रण कर सकेगी। जी अधिसूचना में साफ कर दिया गया है कि राज्य में प्याज का कोई भी खुदरा और थोक व्यापारी किसी भी समय सरकार की तरफ से निर्धारित अवधि और फिर मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा। दोस्तों, अब बिहार के जिस भी घर से, यानी कि अगर आप अपने घर में शराब रखते हैं तो फिर आपके घर को सील करके वहां पर पुलिस थाना खोल लेगी। जी हां, राजधानी पटना में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से परसों भी बताया गया था। यह शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार अब और सख्त कदम उठाने जा रही है। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए अब नए नए तरकीबों को राज्य में लागू किया जा रहा है। यह विधानसभा के चालू बजट सत्र में यह मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। अब बिहार में जिस मकान से शराब की खेप पकड़ी जाएगी उस मकान को पुलिस
पुलिस थाने में तब्दील कर दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि बिहार में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राजधानी पटना में कुछ दिन पहले ही ऐसा किया गया, जहां एक गोदाम से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उस गोदाम में बाईपास थाना खोल दिया गया। यह सरकार अब किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यह शराब माफिया पर शिकंजा मजबूत करने के लिए अब बिहार सरकार ने उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का फैसला किया है, जिसके बाद उसे नीलाम भी कर दिया जाएगा। यह शराब माफिया पर मुकदमा दर्ज करके अब स्पिरिट ट्रायल भी चलाया जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए राज्य सरकार यह कदम उठा रही है। दोस्तों अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हवाई यात्रा के दौरान अगर आपने ठीक ढंग से मास्क नहीं पहना तो फिर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फरमान सुना दिया है। जी हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनने को लेकर खुद संज्ञान लिया। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट में 3 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है। यह सरकार के इस ऐलान के बाद बैंक कर्मचारी यूनियन हड़ताल करने वाली है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के समय इस बात की घोषणा की थी कि IDBI सहित 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। यह तभी से बैंक कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है। अब जब बैंक कर्मचारी यूनियन ने 2 दिन के लिए हड़ताल की घोषणा की है तब आपके लिए यह खबर जरूरी हो जाती है। यह बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी यूनियन ने 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल करने की घोषणा की है। अब 15 मार्च सोमवार और 16 मार्च मंगलवार है, जबकि 13 मार्च को सेकंड सैटरडे और फिर 14 मार्च को बैंकों में रविवार की छुट्टी है। ऐसे में बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने यह बंद बुलाया है। इस हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों का कामकाज काफी प्रभावित होगा। ऐसे में बैंक का अपना जरूरी काम आप 13 मार्च से पहले ही निपटा लें तो फिर सुविधा होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज पर भी इस हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों तेजस्वी यादव अपने बूते महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाना चाहते थे, लेकिन जनादेश से दूर रह गए। जी तेजस्वी यादव को इस हार का मलाल जीवन भर रहेगा, लेकिन इस हार से सीख लेते हुए तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी के ब्लूप्रिंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जी ये बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की नजर संगठन को लेकर बीजेपी की रणनीति पर है। जी तेजस्वी यादव बड़ी बारीकी से बीजेपी की प्लानिंग को न केवल समझ रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे अपनी पार्टी के अंदर खाने भी लागू कर रहे हैं। जी बिहार में किसी भी वक्त एक बार फिर से चुनावी बिगुल बच सकता है। हालांकि इस बार विधानसभा नहीं बल्कि पंचायत के चुनाव होंगे। जी पंचायत प्रतिनिधियों का चुनावी रणनीतिक लाइन पर नहीं होता है, लिहाजा कोई भी पार्टी अपनी तरफ से इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार सक रही है। जी इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है जो आगे उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन तक चली बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद कह चुके हैं कि पार्टी लाइन पर चुनावी नहीं होने के बावजूद पंचायत स्तरीय चुनाव में जिला परिषद जैसे पदों पर वे अपने समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाएंगे। पंचायत चुनाव के जरिए निचले स्तर तक के अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, दरअसल उसे तेजस्वी यादव समझ चुके हैं। जी हां आरजेडी ने अब बीजेपी की राह पर चलते हुए अपने कमजोरी कड़ी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में सीसीटीवी यानी कि तीसरी आंख कारगर साबित हो रही है। यह किसी आपराधिक घटना के बाद आरोपियों की पहचान करने में भी इससे काफी मदद मिल रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला प्रशासन की इस अपील को नहीं मान रहे हैं। वे आज भी कुछ जानते हुए भी सब कुछ अनजान बने हुए हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का मन जिला प्रशासन ने बना लिया है। यदि आप भी अब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाए हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि 31 मार्च के बाद इसे लेकर सख्ती और बढ़ने वाली है। यह सुरक्षा को देखते हुए पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित थाना और फिर नगर निगम को दी गई है। ऐसे में जो सीसीटीवी नहीं लगवाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां पटना कमिश्नर के आदेश के बाद पटना सहित 6 जिलों में सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर,
बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला शामिल है। आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक ने प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीसीटीवी को लेकर सख्ती बरतने पर चर्चा की गई। जी आयुक्त ने कहा है कि सीसीटीवी के माध्यम से आपराधिक घटनाओं का त्वरित रूप से प्रामाणिक, पारदर्शी और प्रभावी अनुसंधान संभव हो पाता है और मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो पाता है। दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं। जी हां, जदयू के नेता खुद कह रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है, लिहाजा नीतीश कुमार को मजबूत करने की हर कोशिश करनी है। जेडीयू को मजबूत करने के लिए जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। मंगलवार को सीवान में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन था। जी हां, मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद कविता सिंह से लेकर जेडीयू के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। यह चर्चा हो रही थी कि सीवान में जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए। इसी दौरान भाषण देने के लिए पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह को बुलाया गया। जहां श्याम बहादुर सिंह ने अपने भाषण के दौरान जेडीयू के इरादे साफ कर दिए। श्याम बहादुर सिंह ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग ये जान ले कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। गठबंधन कब तक रहेगी और कब टूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी हम साफ साफ बोल रहे हैं, इसलिए जेडीयू के वर्कर नीतीश कुमार और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट जाएं। जय श्याम बहादुर सिंह जब ये ऐलान कर रहे थे तो मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद समेत दूसरे बड़े नेता मौजूद थे। किसी ने श्याम बहादुर की बातों का खंडन नहीं किया। दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर हुआ। ऊर्जा विभाग के बजट पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सदन में जवाब दिया। जहां उन्होंने कहा कि बिहार में अगले 18 महीने में 2,50,000 प्रीपेड मीटर लगेंगी। जहां सरकार ने फ्रांस की कंपनी को ठेका दिया है जो अगले सालों तक मेंटेनेंस का भी काम करेगी। जहां बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि बिहार सरकार 10 मार्च 2022 तक सभी जगहों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देगी। जहां अभी तक 3 लाख कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। जी उन्होंने बताया कि सरकार की यह मांग है कि वन नेशन वन ट्रैफिक हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में केंद्र सरकार से मांग भी कर चुके हैं। जी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगले 18 महीने में 2,50,000 मीटर लगाने का लक्ष्य है। पहले यह समस्या आ रही थी कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद अगर खराब होती है तो फिर मेंटेनेंस कौन करेगा। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि मेंटेनेंस का काम भी अब कंपनी करेगी। ये मीटर लगने के 6 साल बाद तक फ्रांस की कंपनी मेंटेनेंस का काम देखेगी। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने बताया कि कंपनी का रिचार्ज खत्म होगा तो फिर रिचार्ज करना होगा। इसके लिए आपको 3 दिन पहले से मैसेज मिलने लगेगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अगर रिचार्ज करने में परेशानी होती है तो फिर बिजली विभाग के काउंटर पर जाकर भी मीटर का रिचार्ज करवा सकते हैं। इसकी भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, 4 साल पहले जिस पत्नी की मौत हो गई थी वह फिर से जिंदा हो गई है और अचानक अपने पति के घर पहुंच गई। जी पत्नी को मृत मानकर दूसरे शादी कर चुके पति के सामने महिला पहुंची तो फिर पति भी हैरान रह गया। जी अब पति के सामने अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है। जी मामला रोहतास जिले के यानी कि बिहार के रोहतास जिले के करगहर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत करगहर गांव के वार्ड नंबर 7 की है, जहां रहने वाले खालिद अंसारी का निकाह 2010 में सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद गांव के एक अशरफ अली की बेटी रुखसाना से हुई थी। 4 साल पहले 3 बच्चों को छोड़कर रुखसाना अपने एक बेटे को लेकर गायब हो गई। इन 4 सालों में वह ना ससुराल और ना ही मायके वाले परिवार से मिली। रुखसाना के गायब होने को लेकर उसके मायके वालों ने खालिद और उसके परिवार पर दहेज हत्या का आरोप लगा दिया। मामले में पति खालिद अंसारी, उनके बड़े भाइयों गफ्फार अंसारी और सत्तार अंसारी, मां जुबेदा खातून, बहन शकीला खातून के साथ उसके पति मुन्ना अंसारी सहित 10 लोगों पर केस दर्ज किया। इस मामले में रिश्तेदारों के लिए एक गरीब परिवार को जमानत दिलाने और फिर मुकदमा लड़ने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। यह केस अभी तक सासाराम की अदालत में लंबित पड़ा हुआ है। यह 4 साल बाद खालिदा की जिंदगी में फिर से भूचाल आ गया। जिस पत्नी को मृत मान लिया गया था वह अचानक घर पहुंच गई। 30 साल की रुखसाना खातून 4 साल के बाद पति के घर रविवार की शाम पहुंच गई। 2017 में 3 बच्चों को छोड़कर अपने 5 साल के बेटे के साथ गायब हुई महिला मृत रुखसाना के
जिंदा होने और फिर उसके लौट आने की खबर पूरे गांव में धीरे धीरे फैल गई और लोग उसे देखने उसके पति के घर पर जमा हो गए। जी हां, हालांकि इस बीच रुखसाना के साथ गायब बेटा उसके साथ नहीं था। जी हां, ग्रामीण और ससुराल वालों ने काफी पूछताछ की, लेकिन रुखसाना खातून ने उसको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जी, इस दौरान पति और ससुराल वालों ने उसे घर में रहने से इनकार कर दिया। वहीं पिता के घर लौटने के बाद काफी मुश्किलों को भी झेलना पड़ा। पति के बड़े भाई गफ्फार अंसारी ने यह कहते हुए रुखसाना को घर में रखने से इनकार कर दिया कि हमें उसकी वजह से जेल जाना पड़ा और बहुत तकलीफ भी हुई और वे उसे किसी और मामले में फंसाने के लिए घर में नहीं रख सकते। जी हां, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और फिर अब न्याय मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित जमीयत उलमाए हिंद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से सर्वसम्मति से मौलाना अरशद मदनी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान बैठक में देश की वर्तमान परिस्थितियों समेत सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। जी हां, मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देश की वर्तमान स्थिति सहित महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों, विशेष रूप से शिक्षा और मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन पर चिंता व्यक्त की गई, चिंता जताई गई। साथ ही एजेंडे के अनुसार जमीयत के अगले कार्यकाल की अध्यक्षता के लिए राज्य इकाइयों की कार्य समिति की सिफारिशों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान सभी राज्य इकाइयों ने मौलाना अरशद मदनी के नाम पर सहमति जताई, जिसके बाद 7वीं बार मौलाना अरशद मदनी अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत ने निर्णय लिया है कि अपने प्लेटफॉर्म से मुसलमानों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां आवश्यकता होगी वहां स्कूल और मदरसे बनाए जाएंगे। हमें ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की जरूरत है जिनमें धार्मिक पहचान के साथ साथ हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर सके। पुलिस में तो ट्रांसजेक्शन को आरक्षण दे दिया गया, सरकारी नौकरी में क्यों नहीं? यह पुलिस में बहाली की व्यवस्था के बाद किन्नरों ने फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की है। यह राज्य में रह रहे 40,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को लेकर कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि मुट्ठी भर ट्रांसजेंडरों को जब राज्य सरकार सिपाही बहाली में आरक्षण दे रही है तो फिर अन्य विभागों में नौकरियां क्यों नहीं दे सकती है। दोस्तों, चोरों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई प्रसून जायसवाल के घर से लाखों का माल गायब कर दिया है। जी हां, वे कोलकाता गए थे, घर में ताला बंद था। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि प्रसून जायसवाल की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी हां, सोमवार की दोपहर वे वापस लौटे तो फिर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। चोर घर के 8 अलग अलग कमरों में घुसकर 70,000 रुपए नगद, टीवी, आभूषण और अन्य सामान ले गए। बताया गया है कि वह डर के मारे रात में घर में नहीं सोए। जी घर के निचले तले पर एक कर्मी सोया हुआ था। सोमवार की रात में चोर दोबारा घर में घुस गए। जी वे हथियार से लैस थे। चोरों ने अंदर के कमरे में मौजूद 2 अलमारी को तोड़ दिया। जी आसपास के लोगों को आवाज सुनाई दी तो फिर उन लोगों ने शोर मचाया, तब चोर फरार हो गए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।